तीन सवाल हम सबके मन में होंगे। मैं उन तीन सवालों का बड़ा साधारण सा जवाब देना चाहता हूं, कोई लंबा चौड़ा। पहला सवाल जो हमारे मंत्री जी पूछते हैं, बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि जी इन कानूनों में काला क्या है। मंत्री जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, 8 महीने से पूछ रहे हैं, कई बार हम जवाब दे चुके, उन्हें समझ नहीं आता शायद। तो पहला सवाल ये मोदी जी के मन का सवाल है। दूसरा, हम सबके मन में सवाल भी रहता है, जी मोर्चों की क्या हालत है, कैसा चल रहा है आंदोलन, चढ़ती कला से है ना, कैसा होगा जी। ये हम सबके मन का सवाल है, पूछे या ना पूछे हमारे मन में दुख दुख होती है थोड़ा सा। और फिर हमारे मीडिया का सवाल है कि जी आगे क्या होगा, समझौता होगा कि नहीं होगा, मोदी तो मानता नहीं जी, क्या होगा जी आगे। इन तीन सवालों का मैं बड़ा साधारण सा जवाब दे देना चाहता हूं। कानून में काला क्या है? ये तीन कानून हमारे बारे में नहीं, ये तीन कानून हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में। ये जो बच्चे अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, मेरी तो इच्छा थी उनमें से किसी बच्चे को यहाँ पे बुला लो और कहूं कि भाई मेरे तो बालक थोड़े से सफेद हो गए, चल 15-20 साल का मामला है, हाँ बेटा आजा आजा आजा, आए ना, आजा 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 यार कोई नहीं, जैसा इसका मन हो, आजा आजा, हाँ शाबाश, ये गल हुई ना, आजा आजा। गुरपंथ ना है जी बच्चे का। मैं तोमर जी और मोदी जी को जवाब देना चाहता हूं। मोदी जी, तोमर जी, ये कानून मेरे लिए काले नहीं है, मेरी तो दाढ़ी सफेद होनी शुरू हो गई है, ये इस बच्चे के लिए काले का। ये कानून इसका फैसला करेंगे जब ये बच्चा बड़ा होगा, अपने दारजी की तरह पगड़ी बांधेगा बड़ी सी, तो क्या सर उठा के बोलेगा मैं जमींदार हूं, या कि मजदूर बनने पे मजबूर होना पड़ेगा इसको, उसके लिए कानून। ये कानून इस बच्चे के इर्द गिर्द 7 दरवाजे बनाता है। बेटा मेरे नाम तो 7 तक ही, 7 तक ठीक है। ये कानून इस बच्चे के भविष्य के चारों तरफ 7 दीवार खड़ा करते हैं, 7 कुएं बंद करते हैं, 7 दरवाजे। गिनते जाना बच्चा। पहला, उंगली दिखा के गिना, फिंगर करके, पहला कुआ। ये 7 तरह की बंदी करने वाले कानून हैं। पहली बंदी मंडी बंदी। जिस मंडी में आज हम हैं, अगर ये कानून रहे तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल होते होते ये मंडी बंद हो जाए। सामने कोई रिलायंस की, अंबानी की, अडानी की मंडी लगेगी, बड़ा चकाचक ऑफिस होगा, पहले साल आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा रेट भी दे देगा। अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद जो रिलायंस वालों ने जियो में खेल किया ना, पहले कहा जी मुफ्त, पहले क्या बोला, मुफ्त में, कोई अनलिमिटेड, कोई टॉक टाइम नहीं जी। फिर जब बाकी कंपनियां बंद हो गई तो कहा कि अच्छा अब हम तुम्हें रेट बताएं। तो पहली बंदी मंडी बंद। मंडी बंद होगी तो क्या होगा? दूसरी बंदी, बेटा दूजा बोली खोल लेंगे। दूसरी बंदी एमएसपी बंद, यानी कि सरकारी रेट पे जो खरीद होती है। जिस दिन ये शेड नहीं बचाना जी, तो फिर आपको बाहर अडानी अंबानी सरकारी रेट पे खरीदेगा नहीं। आज भी कमी है, आज भी बोल दिया गेहूं का 1975, पता नहीं 1975 मिलेगा नहीं, मेरे ख्याल में 150 काट के ही मिलेगा कोई, पर कोई शेड तो है, हमारे सर के ऊपर छत तो है। जिस दिन वो खत्म, सरकारी रेट पे आज जो
कम से कम गेहूं कणक और चौड़ा थोड़ा सा जो खरीद हो जाती है वो बंद। और ये दो बंद तो तीसरी चीज बंद, राशन की दुकान बंद। ये राशन की दुकान में कहां से आता है गेहूं और चावल देने वाला? इसी मंडी में खरीद होती है। खरीद का जो गेहूं है चावल है वो राशन की दुकान में जाता है। तो तीसरा बुआ बंद, राशन की दुकान बंद। चौथा बुआ बंद। चौथा कौन सा? चौथा कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान की किस्मत बंद। किसान तो गूठा ला देगा, भाई कितना रेट मिल रहा, हाँ इतना रेट मिल रहा। पंजाब के हमारे साथी जगमोहन यहां बैठे, इन्होंने मेरे को किस्सा बताया कि पेप्सी कंपनी ने किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 6 रुपए किलो तेरा आलू लेंगे। पहले साल मार्केट में आलू का रेट 8 रुपया, कंपनी आगे भी 6 रुपए की बात हुई थी, दे, किसान ने दे दिया। अगले साल मार्केट में आलू का रेट 4 रुपया, अब किसान कंपनी के पास की थी, दे लो, 6 रुपए की बात हुई थी। कंपनी ने कहा नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 17 के ऊपर हमने लिखा था आलू का साइज इतना होना चाहिए, तेरा तो आलू ही खराब है। ये होगा किसान के साथ। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान की किस्मत बंद। पांचवी बंदी, जमाखोरी और लुट बाजारी जो होती है उस पे जो कुछ भी पाबंदी आज लगी हुई है सब बंद। सरकार कहती है, कानून कहता है, जो व्यापारी जितना मर्जी स्टॉक कर ले इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रहेगी। मतलब क्या कि जब व्यापारी के फसल बेचने, जब किसान अपनी फसल बेचने का टाइम आएगा उससे 10 दिन पहले अंबानी, अंडानी, अडानी मार्केट के अंदर छोड़ देंगे फसल को, रेट डाउन। ये कुछ भी गोदाम नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो साइलो बन रहे हैं ना पंजाब में, एक एक गोदाम में पूरी मालगाड़ी चली जाती है, उतने बड़े बड़े बन रहे हैं। तो किसी भी तरह की काला बाजारी के ऊपर कोई बंदिश बंद। खुली काला बाजारी, जब किसान बेचने जाएगा तो फसल का रेट डाउन, और जब मजदूर खरीदने जाएगा तो फसल का रेट अप। ये है कि 5 से भी मन नहीं भरा जी मोदी जी का। मैंने सोचा एक हाथ की 5 उंगलियों से मन भर जाएगा 5 कुएं बंद करके, नहीं जी। 6वां और समझ गया, स्मार्ट लड़का है, गंगा लड़का है। 6वां, सस्ती बिजली बंद। तो भाई तेरा क्या मतलब, तुम तो दिल्ली में सरकार चला रहे हो, राजस्थान सरकार मेरे को सस्ती बिजली दे रही है, पंजाब सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है, तुम्हारा मेरे से क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, मोदी जी कहते हैं कानून बना के कि कोई राज्य सरकार भी अपने किसान को सस्ती बिजली नहीं दे सकेगी। पंजाब वालों को तो मुफ्त नहीं, सस्ती नहीं, बंद। 6 से भी मन नहीं भरा, क्योंकि सारे कुएं तो बंद हो गए, लेकिन किसान तो अभी खुद भी बंद नहीं हुआ। फिर पराली का कानून 6वां। 7वां हुआ, हाँ जी 7वां, पराली का कानून, किसान खुद बंद। कितने साल की सजा, कितना जुर्माना? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। मैंने पहले पढ़ के सोचा, मेरे को लगा छपने में गलती होगी, मैं क्या बेकार की बात, ऐसा बोल दो। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, सालों की सजा। तो ये है मोदी जी, तोमर जी, आप इस बच्चे के भविष्य के इर्द गिर्द 7 दीवार बना रहे हो, 7 तरीके से इस बच्चे का भविष्य बंद कर रहे हो। ये काला है। कानून में कुछ काला नहीं है, आपकी नीयत काली है, आपके काम काले हैं। आपने जिस तरह से इस देश के साथ धोखे से, चोर दरवाजे से किया है, सारा काम काला है। अब इसका क्या जवाब? किसान ने सोचा कि क्या जवाब दे 7 बंदियों का। किसान को याद आ गया कबीर।
कबीर ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से तू कित रौंदे मोय। मट्टी कुम्हार को कहती है, कुम्हार पांव से अपनी मट्टी को वो करता है, तो माटी कहे कुम्हार से तू कित रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। किसान ने मोदी जी को जवाब दिया, मोदी जी बंदिश करते हो, साथ साथ बंद करते हो, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या बंद करूं। किसान ने कहा, मैं मुट्ठी बंद करके दिखाऊंगा। तुम बंदिश करते हो, मैं दिल्ली दरबार को बंद करके दिखाऊंगा, और मोदी जी मैं मुट्ठी बंद करके दिखाऊंगा। और इस देश के किसान ने कहा कि मेरी जाति किसानी, मेरा धर्म किसानी, मेरी पार्टी किसान, मेरा झंडा किसान, सब बंद कर दिया। अब मोदी जी आप क्या बंद करके दिखाओगे? मैं आपको बंद करके दिखाता हूं। और इस देश के किसान ने मुट्ठी बंद करनी सीखी। अफसोस इस देश में किसान का ये था कि पहले अपना हाथ भी खड़ा करता था तो 5 उंगलियां 5 तरफ जाती थी। वो जाति, धर्म, गोत्र, ये वो, झंडे, फैक्शन, पार्टीबाजी, गुटबाजी। लेकिन मैं तो मोदी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। मोदी जी, आपने इस किसान को मुट्ठी बंद करना सिखाया। एक बार मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, किसान एकता, किसान एकता। किसी जिंदा आदमी का नारा नहीं लगाना चाहिए, कोई इस लायक नहीं है। किसान सबसे बड़ा है। किसान ने कहा, मोदी जी मैं मुट्ठी तो बंद कराऊंगा ही, जो जो इन्होंने तोड़ने की कोशिश की किसान ने उसको जोड़ दिया पिछले 2 महीनों में। ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, इनकी जुबान से शब्द निकलते हैं। अरे जो हरियाणा और पंजाब में झगड़ा करवाए वो राष्ट्रवादी? अपने घर में 2 भाइयों में झगड़ा करवाओ, वो तो गद्दार हुआ ना घर का। जो सोच के समझ के 2 भाइयों में झगड़ा करवाए वो गद्दार हुआ ना। और ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुल के कहा कि पंजाब के किसान है, हरियाणा वालों का इनसे क्या मतलब है। जब मैं खड़ा हुआ, बीजेपी के एमएलए लोगों ने मेरे से कहा, योगेंद्र यादव तुम अपने आप को पंजाब के किसानों के साथ खड़ा करते हो, तुम एसवाईएल कनाल बनवा के दिखाओ। मतलब हरियाणा पंजाब को लड़ाओ। हरियाणा पंजाब को लड़ाने की राजनीति ये करते हैं। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की राजनीति मुजफ्फरनगर में जो हुआ, हरियाणा में जाट और गैर जाट को लड़ाने की राजनीति की इन्होंने। और सिंगू बॉर्डर पे शर्म आती है मुझे कहने की, इन्होंने वापस 1984 करने की जिन्होंने साजिश की। शर्म आती है मुझे, मैंने देखा, मैंने इन आंखों से 84 को देखा इस देश में। और ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग उस घिनौनी साजिश को दोबारा करने वाले थे सिंगू बॉर्डर के ऊपर। किसान ने मुट्ठी बंद। जिस दिन सिंगू बॉर्डर में वो हुआ, पत्थर लेके आए थे तोड़ने के लिए, मैंने एक ही अपील की थी। हमारे सब साथियों ने कहा था, जहां हमारा एक पंजाबी भाई हो उसके इस तरफ हरियाणा वाला खड़ा हो, उसके उस तरफ हरियाणा वाला खड़ा हो, तब हम इस देश को बचा सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी, एक बार मुझे हरियाणा का होने का गर्व हो गया। उस दिन हमारे हरियाणा के साथी किसान ले लेके ट्रैक्टर ट्रॉलियां चले आए, ताकि किसान को तोड़ने नहीं देंगे, किसान को बदनाम करने नहीं देंगे, इस तरह की साजिश को कामयाब नहीं होने। सो पहला सवाल कि क्या बुराई है कानून में, उससे जुड़ा हुआ सवाल कि आंदोलन
आज कैसी स्थिति में है सब लोग पूछते हैं। हमारे सब साथियों के मन में पूछते हैं टिकरी में कितने लोग हैं, शाहजहांपुर में कितने हैं, सुनता है कुछ कम हो। आंदोलन की क्या हालत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस सरकार ने सोचा था कि 26 जनवरी का बहाना बना के इस आंदोलन को कुचल दो, रातों रात इसको खत्म कर दो, पूरी साजिश बना ली थी। और ये इस सरकार का पुराना स्टाइल है। पहले आता है मीडिया, मैं अपने पत्रकार भाइयों को दोष नहीं देता, इनके ऊपर के जो मालिक होते हैं बड़े बड़े खेल खेल, पहले आता है मीडिया बदनाम करने के लिए, उसके पीछे पत्थर लेके गुंडे अटैक करने के लिए, उसके पीछे पीछे पुलिस गुंडों को बचाने के लिए, हमें नहीं, गुंडों को बचाने के लिए पुलिस। ये सारा खेल इन्होंने सिंगू बॉर्डर में खेलने की कोशिश की, ये खेल गाजीपुर में खेलने की कोशिश की, ये खेल बाकी जगह खेलने की कोशिश की। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी कभी जिस चीज को दबाने की कोशिश करें ना, वो चीज फैल जाती। इस आंदोलन को जब दबाने की कोशिश की, ये आंदोलन फैल गया। जब टिकरी को दबाने की कोशिश की तो पूरे हरियाणा में महापंचायत शुरू हो गई। आपने पता नहीं टीवी पे देखा या नहीं देखा, कंडेला वाली महापंचायत में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए इसके दबाव में। इन्होंने गाजीपुर दबाने की कोशिश की, बिजनौर तक मामला फैल गया, बिजनौर तक। कल बेल्लारी के अंदर हुई है, तो 500 किलोमीटर दूर महापंचायतें होने लग गई हैं। बेल्लारी में, बिजनौर में, मेरठ में, बागपत में, सहारनपुर में, चारों तरफ, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में, चारों तरफ फैल गई। और जब शाहजहांपुर को दबाने की कोशिश हुई तो मामला रायसिंह नगर तक पहुंच गया। हमारे भाई ने बताया करौली में भी जाएगा, नागौर में भी जाएगा, भाई साहब ने, राजा राम जी ने बताया चारों तरफ जाएगा। ये किसान है, जितना दबाओगे उतना फैलेगा, उतना फैलेगा। आज इस देश के अंदर 26 जनवरी तक इस आंदोलन में लोगों की निगाह सिर्फ 5-6 सेंटर पे थी। आज 5-6 को दबाने की कोशिश की तो अब 50-60 तो खुल गए हैं, और भी दिन होंगे और भी बढ़ेगा। आंदोलन बढ़ रहा है, आंदोलन फैल रहा है। ये सिर्फ नेशनल टीवी के ऊपर जो खबरें देने वाले खेल है उसके चक्कर में नहीं पड़ना हमारे को। आंदोलन फैल रहा है, विस्तार हो रहा है, उसकी ऊर्जा को समेटने की जरूरत है। तीसरी बात, ये पूछते हैं, सबके मन में होता है कि जी फिर कुछ बातचीत चल रही है सरकार से, फिर क्या होगा जी? ये मोदी तो मानेगा नहीं, ये तो बड़ा अड़ियल आदमी है जी, सरकार मानेगी नहीं, क्या होगा? किसान आंदोलन को क्या हासिल होगा? अंदर की जो बात है वो तो मेरे दर्शनपाल भाई जानते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कहना चाहता हूं, आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, जब हम छोटी छोटी मीटिंग में बैठते थे, दर्शनपाल जी, जगमोहन जी, गुरमीत जी, सारे साथी बैठा करते थे, दर्शनपाल जी ने कहा किसी को यकीन नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इसमें पैदा हो जाएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि दुनिया के बड़े से बड़े आंदोलन को खड़ा करने के लिए जितनी मेहनत, जितनी समझदारी की जरूरत थी, वो दर्शनपाल जी जैसे, जगमोहन जी जैसे साथियों ने दिन रात लगाई। इन्होंने महीनों मेहनत की थी, जिसके बाद दिल्ली में पहली बार लोगों को दिखना शुरू हुआ कि भाई कुछ हुआ। तो क्या होगा, अंदर की खबर तो इन्हें पता होगी। मैं 2-4 बात कह देता हूं। पहली बात, ये आंदोलन जीत चुका है। ये 3 कानून मर चुके हैं।
बोलने के लिए नहीं बोल रहा जी, डायलॉग देने के लिए नहीं बोल रहा, मेरा जिला है, बाद में भी आऊंगा कभी। मैं गारंटी से बोलता हूं, मोदी सरकार छोड़ दो, इसके अगली सरकार ले लो, उससे अगली सरकार ले लो, हिंदुस्तान की किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो इन 3 कानूनों को चिमटे से भी हाथ लगाए आगे। और क्यों? सबको पता लगा है, उंगली जल जाती, उंगली जल गई है। और ये सिर्फ बीजेपी वालों को नहीं, मैं जानता हूं कांग्रेस वाले भी यहां होंगे, पर भाई सच्ची बात तो बोलनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या कांग्रेस ऐसे कानून ना लाती? पता नहीं, हो सकता है वो भी ले आती। उनके भी कान में वो अडानी, अंबानी, अहमदाबाद से उन्हें भी फोन कॉल आते हैं, वो सब होता। लेकिन आपके आंदोलन ने एक चीज हासिल कर दी है, अब देश के हर नेता को एक बात समझ आ गई है कि किसान से पंगा नहीं। सबसे बड़ी जीत ये है, लोग क्या समझते थे आपको, मेरे को, किसान को पांव की जूती समझते थे। जाओ इनके ऑफिस में, इनका चपरासी हमसे बात नहीं करता। किसान नेताओं का डेलीगेशन जाए, कहते थे बाहर बैठ जाओ जी, टाइम नहीं है, साहब बिजी है। नेताजी को बाथरूम के अंदर ही रहा करते थे। इस आंदोलन ने मोदी को भी समझा दिया, अशोक गहलोत को भी समझा दिया, किसान से पंगा नहीं लेना, ये तुम्हारे पांव की जूती नहीं है, तुम्हें एक दिन धूल चटा सकता है ये किसी। और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी जीत हासिल हो चुकी है इनकी। आने वाली, मैं गारंटी से लेता हूं ये बात, आने वाली सरकार को अगर आप कह दो ना कि ये 3 कानून, वो कहेगा बाबा तुम मरवा रहा है मेरे को, झटिया। सबको समझ आ गया, चिमटे से हाथ नहीं लगाएंगे इस कानून को इस देश की कोई भी सरकार। फिर आप पूछोगे कि जी मर गए तो फिर आंदोलन खत्म कर दो, किसी पत्रकार ने कहा। मैं कहा भाई डेथ सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा, तो मर तो गए, लास्ट एक बार देख के एक डेथ सर्टिफिकेट लेना है। मर गए कानून, और ये कानून बनवाने वाले, उनके भी राजनीतिक अंत होगा इस देश में, ये हासिल हो चुका है। फिर कहें कि अब इसमें देर क्यों हो रही है? मैं कहता हूं देर तो मोदी जी को तय करना है। जितना लंबा सौदा करेंगे उतना महंगा सौदा उनके लिए। आज भी जितने कम टाइम में निबेड़ ले, उतना भी सस्ता तो नहीं है, बहुत महंगा तो हो गया है। लेकिन सौदे का यही होता है, महंगा और महंगा और महंगा होता जाता है। तो मोदी जी ने कब लाइन लकीर खींच के कह रहा है कि चल कितना नुकसान सह लिया और नहीं करना। कल पंजाब में भी रिजल्ट आ गया जी इलेक्शन का। ये मंच नहीं है इलेक्शन रिजल्ट डिस्कस करने का, तो मैं उस पर करूंगा नहीं बात। कल पंजाब में देख लिए, उत्तर प्रदेश में दिख जाएगा इनको। तो मैं तो कहता हूं मोदी जी, जितना आपने लंबा खींचना खींच लो, महंगा सौदा आपके लिए है, हमें कोई बात नहीं। इस बार कटाई में थोड़ा सा शेयर करके कर लेंगे, थोड़ा सा घाटा सह लेंगे, कोई बात नहीं। किसान हर तरह की चीज से आता है, एक बार और सह लेगा, लेकिन उठेंगे तो सबक उठा सिखा के ही उठेंगे। ये आंदोलन के 2 चरण हो चुके हैं। पहला 26 जनवरी तक का था जो हमने डिजाइन किया था। उसके बाद हमने डिजाइन नहीं किया, लेकिन महापंचायतें शुरू हो गई अपने आप। पूरे देश में महापंचायतों का सिलसिला, और जैसा दर्शन पाल जी ने इशारा किया है, अब इस आंदोलन का तीसरा चरण शुरू होने वाला, और उसमें एक काम खास तौर पे हमें करना है, और गंगानगर के लिए मेरी छोटी सी अपील है उसके लिए। आपने तो अपील की, वो अलग है। ये जो एमएसपी का झूठ है, इसका पर्दाफाश हमारे को इस बार अच्छी तरह से करना। ये जो देश का प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। मेरे को कई बार लगता है बंदे को फिल्म में डायलॉग देने का रोल दे देना चाहिए।
क्या डायलॉग लिखता है। एमएसपी थी, है, रहेगी, कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे। आप बताओ, सरकार के हिसाब से चने का रेट आपको क्या मिलना चाहिए? आज की तारीख में 4875 रुपए मिलेगा आपको। चने का किसान है, गंगानगर जिले में कम से कम 20 लाख क्विंटल चना पैदा हुआ। किस्मत अच्छी हुई तो कोई 4000 मिल जाए, नहीं तो उससे भी कम जाएगा। जौ सरकार के हिसाब से 1600 का रेट है, 1300 मिल जाए, 1200, 1300, 1350 मिल जाए, 1100 कह रहे। वो बियर वाली कंपनी का खेल होता है, तो बियर कंपनी जिस दिन अच्छा खेल खेल ले तो फिर ये हो जाएगा। हर क्विंटल जौ पे गंगानगर के किसान को कम से कम 300 रुपए का घाटा, डकैती है। क्योंकि एमएसपी का मतलब सरकार खुद अपने मुंह से कहती है कि कम से कम किसान को अपनी मेहनत पे 1600 रुपए क्विंटल तो मिलना चाहिए, उससे कम पे किसान बच नहीं सकता। सरकार अपने मुंह से बोल रही है। तो जब 1600 के पीछे आपको 1300 मिला तो 300 रुपए डकैती हुई, और 20 लाख क्विंटल के ऊपर 300 रुपए के हिसाब से डकैती का मतलब 60 करोड़ रुपए की डकैती एक सीजन में सिर्फ जौ की फसल। चने में 1000 रुपए का नुकसान होगा किसान को, और 20 लाख क्विंटल चने की फसल भी, तो 200 करोड़ रुपए की डकैती वहां होगी। और कणक में भी नाना करते हुए 100-125 रुपए कम मिलेगा ही मिलेगा। और गंगानगर में 1 करोड़ क्विंटल कणक पैदा होती है, तो कितना? 150 करोड़ रुपए की ये डकैती होगी 3 फसलों में। अभी मैं सरसों को नहीं गिन रहा क्योंकि इस साल लगता है सरसों का रेट मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ 3 फसलों में एक जिले में 420 करोड़ रुपए की लूट है। तो मैं गंगानगर के किसान से कहता हूं, आप जागरूक हो। पूरे राजस्थान का किसान आपकी तरफ देखता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान कुछ करेगा। मेरा एक अपील है, ये जो प्रधानमंत्री का झूठ है, एमएसपी थी, है, रहेगी, इसका भंडाफोड़ गंगानगर के अंदर किया जाए। गंगानगर पूरे देश को बताए कि अरे तुम एक जिले में 420 करोड़ रुपए की लूट कर रहे हो एक सीजन में, उसके बाद आएंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि 50 करोड़ रुपए गंगानगर में फेंक दिया। ना जी, 50 करोड़ ना चाहिए, ये 50 करोड़ वापस दे लो, मेरा 420 करोड़ तो दो मेरे को, पहले मेरा हक तो दो। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि अब इस आंदोलन को एक तीसरे दौर में ले जाना है। एमएसपी के सवाल को पूरे देश के अंदर हमें खड़ा करना है। उसकी शुरुआत गंगानगर से होगी। उस आंदोलन को भंडाफोड़ हम गंगानगर से करेंगे, पूरे देश को समझ आए। बस कुछ नहीं करना जी, बोरी लेके खड़े हो जाओ, प्रधानमंत्री जी एमएसपी थी, दिलवा दो ना। कुछ नहीं करना है, थी, रहेगी, दिलवा दो ना, मांग लो। ये आंदोलन हमें यहां पे खड़ा करना है। मेरे दोस्तों, ये जो किसान आंदोलन है, ये वो आंदोलन है आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद हम सर उठा के कहेंगे मैंने उसमें हिस्सा लिया। जब ये छोटा सा बेबी बड़ा होगा, जब इसके भी ऐसा कोई बेबी होगा, तो बोलेगा मैं रायसिंह नगर गया था, पापा जी नाल में गया सी, रायसिंह नगर गया था। और ये ऐसा आंदोलन है कि अगर हम शाहजहांपुर नहीं गए, अगर हम टिकरी नहीं गए, अगर हम सिंगू नहीं गए, और आज से 20 साल बाद हमारे पोते ने पूछ लिया दादाजी उन दिनों कहां थे आप, हमें अपने जूते की तरफ देखना पड़ेगा। ये याद रख ले। सो आखिर में मैं वही बात कहना चाहता हूं जो हमारे साथी दर्शनपाल जी ने आप सबसे कही, सिर्फ हाथ नहीं खड़ा करना, अपने मन से पूछो। आज शाहजहांपुर बॉर्डर आपका बॉर्डर है, ट्रैक्टर लेके जाओ तो ठीक है, ट्रेन पकड़ के रेवाड़ी उतर जाओ, वहां से 20 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं।
यहां के सब किसानों से, हर बंदे से मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हर फैमिली से एक मेंबर शाहजहांपुर ताली नहीं मांगना। सच्ची एक बार सोच के, अंदर से सोच के, अपनी फैमिली से किस बंदे को हम भेजेंगे अगले 10 दिन के अंदर अंदर शाहजहांपुर, जिसके मन से एक मेंबर निकले वो एक हाथ खड़ा कर दो, जिसको 2 दिखाई देते हो 2 हाथ खड़ा कर दो, मगर सोच पक्का वायदा। देखो मैं गंगानगर का हूं, हक है मेरा वायदा मानने का। ये कह रहे हैं कि हाथ एक बार अच्छे से खड़ा करके दिखा दो, लेकिन जिसके घर से एक मेंबर जाएगा, एक मेंबर कम से कम। हाँ जी, उधर से कोई नहीं जाएगा। किसान एकता, किसान एकता।